हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपकी जो एग्जाम जनरल नॉलेज वाली एग्जाम वाली जनरल नॉलेज जो सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसकी पहली क्लास मैंने कंप्लीट की थी, जिसमें मैंने संविधान के 22 भाग एक साथ लिखाए थे और उनमें मैंने ये बताया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट भाग हैं जो पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने बताया था भाग एक क्या कहता है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग दो में क्या है दोस्तों? भाग दो में क्या थी? नागरिकता। भाग तीन में क्या था? मौलिक अधिकार, है ना। संविधान संशोधन किसमें था? भाग संविधान के किस भाग में संविधान का संशोधन की चर्चा की गई है? वो की गई है भाग 20 में। भाग 17 में क्या क्या गया है? राजभाषा। भाग 18 में क्या है? इमरजेंसी। क्या आपको ये सारी चीजें याद है? भाग 19 में क्या था? भाग 19 में था प्रकीर्णन, मतलब मिसलेनियस था। क्या ये पॉइंट समझ में आया? भाग 11 में क्या था? राज्य और केंद्र के बीच में संबंध बताया गया था। क्या आपको ये सारी चीजें याद है? अगर नहीं है तो अभी पीछे की क्लास को देखिए, प्रॉपर रजिस्टर बनाइए और एक नंबर अपना पक्का कीजिए उस टॉपिक से, क्योंकि हम लोग टॉपिक स्टडी करेंगे ना तो 100% कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चंस मैक्सिमम बनने लगेंगे। क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास में मैं आपको संविधान मतलब पॉलिटी में संविधान की अनुसूचियों के बारे में काम काम की ब्रीफली नॉलेज दूंगा। ज्यादा गहराई में हम नहीं उतरेंगे, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है केवल वहीं वहीं के टॉपिक हम टच करके निकल जाएंगे और अपने क्वेश्चन पेपर में बना लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत के संविधान में पहले सूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। अब अनुसूचियां कितनी है दोस्तों? 12। अगर हम यहाँ पे एक बार इस वाले सेक्टर को देख लें कि जब हमारा संविधान बना था उस समय हमारे पास कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन प्रेजेंट में अब अनुसूचियां कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूचियां हो गई हैं। कितनी हो गई हैं दोस्तों? 12। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, अब हम बात करते हैं अनुसूची 1। अनुसूची 1 ये कहती है कि राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। इस बात का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई भी राज्य की कितनी सीमाएं, कितना उसका एरिया है, ये पूरी की पूरी डिटेल हमें किसमें दी गई है? अनुसूची 1 में। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम। अनुसूची 2 में हमने क्या लिखा है? अनुसूची 2 में हमने ये लिखा गया है कि वेतन के बारे में चर्चा की गई है, मतलब जो सैलरी मिलती है उसके बारे में हमने चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लें पेपर में जो जो पूछ सकते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस बन सकता है, चाहे आप आरआरबी जेई का एग्जाम दे लें, ग्रुप डी का दे लें, एसएससी जेई का दे लें, जितने भी आप एग्जाम देंगे जहां पे स्टैटिक चीजें पूछी जा रही हैं या इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जा रही हैं, वो सीधे सीधे मैं बता देता हूं यहां से। देखिए, राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए पर मंथ मिलती है। ये सारी की सारी जो सैलरी है, पहली बात तो ये पर मंथ में लिखी गई है ना। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की, तो 4 लाख, लोकसभा के अध्यक्ष की 4 लाख, राज्यपाल, लोकसभा उपाध्यक्ष, उपसभापति की 3.5 लाख, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी 2,80,000, सुप्रीम कोर्ट मतलब कि उच्च सर्वोच्च न्यायालय के जो अदर न्यायाधीश है, अन्य न्यायाधीश है, उनकी कितनी है? 2.5 लाख रुपए। हाई कोर्ट के जो मेन जज होते हैं उनकी कितनी है? 2.5 लाख। आरबीआई के गवर्नर की कितनी है? 2.5 लाख। कैग की कितनी है? 2.5 लाख। कैग मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। उसके बाद यूपीएससी के अध्यक्ष की कितनी होती है? 2.5 लाख। और हाईकोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं और यूपीएससी के मेंबर्स होते हैं, सचिव, इन सभी की सैलरी कितनी है? 2.2 लाख। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो दोस्तों, वेतन ये भी पूछ सकता है कि वेतन की चर्चा किस अनुसूची में की गई है? तो अनुसूची 2 में वेतन की चर्चा की गई है। और किसका कितना वेतन है ये भी मैंने आपको एक सिस्टमेटिकली लिख दिया है और यहां से पेपर में आएगा। वो जमाने गए जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की पूछ ली जाती थी, वो तो सीधे ये पूछेगा कि भारत के आरबीआई के गवर्नर की सैलरी कितनी है। तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये चीज मैंने सुनी है लेकिन मेरे को पता नहीं है। तो अगर आप इस टाइप के नोट्स बनाएंगे तो आप डायरेक्टली हिट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं अनुसूची 3। भाई, अनुसूची 3 में शपथ की चर्चा है, मतलब ओथ। अब शपथ में क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई अनुसूची 3 में किस बात की चर्चा की गई है? शपथ की। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है, वो खुद कहेगा कि अनुसूची 3 में मैं शपथ की चर्चा की बात करती है, लेकिन ये बताओ कि ऐसे कौन है जिनकी शपथ की चर्चा अनुसूची 3 में नहीं की गई। क्वेश्चन यहां घुमा के पूछा जाएगा। तो वो क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा अनुसूची 3 में हमने नहीं रखी है। अनुसूची 4 की बात करें तो राज्यसभा की जो राज्यसभा है, ये गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। राज्यसभा की सीटों का आवंटन, मतलब अनुसूची 4 में क्या है? जो राज्यसभा की जो सीटें हैं उसके आवंटन के बारे में बताया गया है। उसके बाद 5 की बात करें, अनुसूची 5 में एससी एंड एसटी के प्रशासन की चर्चा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासनिक क्षेत्र की चर्चा की गई है ना। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अनुसूची 6 क्या कहती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मतलब कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं जिसमें कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।
इसमें जो अनुसूचित प्रशासन की चर्चा की गई, इसमें जो अनुसूचित क्षेत्र है उन पर प्रशासन की चर्चा की गई है। क्या ये बात समझ में आई? शेड्यूल 7 मतलब कि अनुसूची 7 क्या कहती है? शक्ति का विभाजन। अनुसूची 7 में शक्ति का विभाजन किया गया है और किस तरीके से किया गया है वो देखो। संघ 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 सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मतलब इस बात का यह है कि ऐसी कौन कौन से टॉपिक है जिस पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है, ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जिस पर राज्य कानून बना सकता है, और ऐसी कौन से टॉपिक है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बना सकते हैं। और मान लो ऐसा कोई टॉपिक है जिसमें केंद्र और राज्य ने दोनों ने मिलकर बनाया, तो किसका मान्य रहेगा? मतलब वो हमेशा फिर सेंट्रल का ही मान्य रहेगा। क्या ये बात समझ में आई? तो वो समवर्ती सूची की बात है। इसके बाद एक सूची और होती है जिसको बोलते हैं अपशिष्ट सूची। अपशिष्ट सूची मतलब ऐसे विषय जो संविधान के बाद आए हैं, संविधान के बाद आए हैं तो उनको हमने किसमें डाल दिया? अपशिष्ट सूची में। अगर उसके ऊपर कोई कानून बनाना, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कानून बनाना है, तो ये उस समय तो नहीं था, अब आया है, तो अब इसके ऊपर अगर कोई कानून बनाना है, आईटी कानून बनाना है, आईटी एक्ट बनाना है या कोई भी कानून बनाना है, वो हम अपशिष्ट सूची में डाल के बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुसूची 8। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। पहले कितनी थी? 8। अब भाषाएं कितनी है? 22। ये बात समझ में आई? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची क्या कहती है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया था और संविधान के प्रारंभ में उसमें कुल 8 भाषाएं थी, फिर हमने संशोधन करके कुछ भाषाओं को जोड़े। तो मैं इन 22 भाषाओं को भी याद कराऊंगा। 9 में क्या है? भूमि सुधार कानून। 9 में क्या आया? भूमि सुधार कानून आया। और ये 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 1951 में, पहले संविधान संशोधन के तहत। 1951 में हमने पहला संविधान संशोधन किया था जिसमें हमने 9वीं अनुसूची को जोड़ा, जिसमें भूमि सुधार कानून लेके आए हम। फिर आ जाए तुम्हारा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून को लेके आई। किसको लेके आई दोस्तों? 10वीं अनुसूची किसको लेके आई? दल बदल कानून को लेके आई। और ये हमने कब जोड़ी? 1985 में 52वां संविधान संशोधन के तहत। किसके तहत दोस्तों? 52वां संविधान संशोधन के तहत। फिर उसके बाद 11वीं अनुसूची थी में क्या आया? पंचायती राज, जो 1992 में 73वां संविधान संशोधन के तहत लेके आए, 73 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। उसके बाद आया 12वीं अनुसूची जिसमें नगर पालिकाएं, ये 1993 में लेके आए थे। ये 74वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। तो मुझे लगता है आई थिंक आज आपका इसमें से जो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने वाला है, मतलब आपको पूरा पॉलिटी नहीं पढ़ने की जरूरत है, काम काम की चीजें भी अगर आप पढ़ ले रहे हैं, जहां से क्वेश्चन पुटअप करेगा वो डाटा इसमें सीधा का सीधा है। आप कॉपी बनाते जाएं और टॉपिक लिखते हैं। यकीन माने जब मैं इसको प्रॉपरली सिस्टमेटिक 100 से ऊपर जब मैं टॉपिक करा चुका हूं, तब आपको खुद फील होने लगेगा कि यार पेपर में आने वाली चीजें मुझे पता है, भले ही मुझे पूरी जीएस का ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं वो चीजें तो जान चुका हूं एटलीस्ट जो पेपर में डायरेक्टली पूछी जाती हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक मैंने आज के टॉपिक में आपको सारी की सारी अनुसूचियों के बारे में बता दिया कि किस अनुसूची में क्या कहा गया है। ये पॉइंट क्लियर है? पहले कितनी अनुसूचियां थी? 8। अभी कितनी है? 12। ठीक है ना? ये पॉइंट क्लियर हुआ। संविधान जब बना था उस समय 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो हम अगर इसमें सभी के वेतन की चर्चा बहुत अच्छे तरीके से की है और सारे के सारे मैंने वेतन लिख दिए है ना। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं अगर आप इस क्लास को कंटिन्यू करके प्रॉपर सिस्टमेटिकली नोट्स बना लेते हैं तो गारंटेड आपका नॉन टेक्निकल भी स्ट्रांग हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।